नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहले ही अपना अलग संगठन बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनके भाजपा में जाने की अटकलों पर अभी भी विराम नहीं लगा है। सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन कल रविवार को फिर से कोलकाता के पार्क होटल पहुंचे, जहां रात में उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई और अब आज सुबह चंपई सोरेन इंडिगो के विमान से दिल्ली जाएंगे, जहां कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है और साथ ही उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात हो सकती है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। और वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वह इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखते हैं, अगर हमारे पास संख्या होती है और हाँ, अगर हमारी पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है तो क्यों नहीं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कल रविवार को कहा कि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला महाविकास अघाड़ी द्वारा 99% तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना UBT, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP शामिल हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि मुंबई की सभी विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला 99% तय हो चुका है। कोई भी विवरण नहीं बताएगा। मैं कह सकता हूं कि मुंबई की सभी सीटों से संबंधित सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी हो चुकी है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2025 में जनसुराज बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 40 सीटों पर महिलाओं को आगे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये भी कहा है कि 2030 में 70 से 80 महिलाओं को जनसुराज से नेत्री बनाया जाएगा। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं थी, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक उनकी बराबरी की भागीदारी संभव नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2025 में जब जनसुराज की सरकार बनेगी, तब एक के अंदर किसी को मजबूरी में 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। हमने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल रविवार को जारी कर दी है। पार्टी ने पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपोरा से मुदस्सिर हसन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शौकत मीर, डोडा से महराज तीन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर शफी मातो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कल रविवार शाम को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य समिति के सदस्य भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश की 50 से अधिक सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए विचार विमर्श किया। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने कल रविवार को कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा की आर्थिक समझ 15 लाख रुपए से गिरकर 1500 रुपए पर आ गई है। दरअसल उन्होंने भाजपा के काला धन वापस लाने और लोगों के खातों में 15 लाख रुपए जमा करने के वादे के संदर्भ में यह बात कही। आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि उनके दोषपूर्ण आर्थिक मॉडल को देखें। उन्होंने एक बार प्रत्येक के लिए 15 लाख रुपए की बात की थी और अब इसे घटाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। जब हम सत्ता में थे तो BMC के पास 92,000 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि थी। अब एक RTI क्वेरी से पता चला है कि नगर निकाय के प्रशासन द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई है। आदित्य ने सवाल किया कि भाजपा शासन में यह किस तरह का वित्तीय मॉडल है। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए
INLD और बसपा के बीच गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टियां मजदूरों और किसानों की हितैषी हैं। अब देश में एक नया संदेश जाएगा। 1 तारीख से हमारी बैठक है, 4 से 5 तारीख तक सभी सीटों पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे कि मैं किस सीट पर चुनाव लड़ूंगा और उनका फैसला मुझे स्वीकार होगा। देश में जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जातिगत जनगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख हमेशा से ही स्पष्ट रखा है। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं बनाती है जो किसी जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के मद्देनज़र तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ये आंकड़े कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कल रविवार को भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, ये सभी चीज़ें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए की गई हैं और इसीलिए केंद्र सरकार परेशान है क्योंकि उन्हें भी बिजली की कीमतें कम करने, स्कूलों पर काम करने और अस्पतालों को बेहतर बनाने जैसे सभी काम करने होंगे जो अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। यही कारण है कि वे आम आदमी पार्टी और उसके विधायकों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लगभग सभी विधायकों पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद कल रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधूड़ी और ममता पवन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। वहीं इन पार्षदों की बीजेपी में ज्वाइनिंग पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि ये 5 पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम ना करने के रवैये से तंग आ चुके थे। इन सभी की एक ही राय है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उसी तरह वे भी दिल्ली में अपने लोगों के लिए ऐसा ही काम करना चाहते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती इवेंट के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य करार दिए जाने के बाद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कुश्ती को अलविदा कहने का ऐलान किया था और अब एक बार फिर उन्होंने कुश्ती में अपने भविष्य को लेकर टिप्पणी की है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे मन में विचार चल रहा है क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए खेल छोड़ना आसान नहीं होता। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मेरे साथ जो हुआ उससे मैं भावनात्मक रूप से टूट गई हूँ। मेरा शरीर काम कर रहा है लेकिन मानसिक रूप से मैं टूट चुकी हूँ। भारतीय पहलवान ने कहा कि जिस दिन मैं शांत होकर अपने आप के साथ बैठूंगी तो शायद मैं अपना भविष्य तय कर सकूंगी कि क्या करना है। इजराइल ने कल रविवार को हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर लेबनान में हवाई हमले किए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 रॉकेट दागने का दावा किया। इस बीच हिजबुल्लाह के प्रमुख शेख हसन नसरल्ला ने कहा कि समूह ने अपने कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला लिया है। हालांकि इसका बदला लेने में उसे कई कारणों से देरी हो गई। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने 110 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इजरायली सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाया। ये जगह तेल अवीव से 1.5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने दावा किया कि सभी ड्रोन इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने में सफल रहे। हिजबुल्लाह के प्रमुख ने आगे कहा कि रविवार के हमले में हिजबुल्लाह ने सटीक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बाद में उन्हें तैनात कर सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया है। उन्होंने कल रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर किए गए हमले उसके सैन्य अभियान में कहानी का अंत नहीं है। कैबिनेट बैठक के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर अचानक हमले कर रहे हैं। यह इजराइल के उत्तर में स्थिति को बदलने और नागरिकों को सुरक्षित उनके घर वापस लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इजरायली पीएम ने आगे कहा कि इजरायली सेना ने नागरिकों और सैनिकों को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेटों को तबाह कर दिया है और देश के मध्य भाग को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों का हूती विद्रोहियों और हमास ने समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने कहा कि वह हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले का स्वागत करता है। टेलीग्राम पर हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वरिष्ठ कमांडर फौद शुक्र के मारे जाने के बाद वह हिजबुल्लाह की इस मजबूत कार्रवाई की सराहना करता है। बयान में आगे कहा गया कि फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के खिलाफ की गई आपराधिक कार्रवाई को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर की गई इस कार्रवाई को साहसिक बताया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।